रहे थे। Now these river and swimmer questions we have studied that particle जो है जब भी river को क्रॉस करने की कोशिश करता है, whenever the particle tries to cross the river, ठीक है, the river makes the particle to flow in the direction of river also. ठीक है, the particle is trying to cross the river, but the river is making him to move in the other direction also. Like you can see in this example, the person is trying to move in the forward direction. The person is trying to move in the forward direction, but the river is making it move in the rightward direction. River क्या कर रही है, इसको rightward direction में move करवा रही है. लॉजिकली सोचिए यार, लॉजिकली सोचिए क्या हो रहा है भाई. पार्टिकल जब सीधा चलेगा तो पार्टिकल की खुद की एक स्पीड है, उससे तो वो रोड को इस रिवर को क्रॉस करना चाहता है, लेकिन रिवर की बहने की वजह से, रिवर की वजह से एक स्पीड और आ जाती है उसके बाद, जिसकी वजह से कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और चल देता है. कल हमने इसको निकालने का तरीका ये सीखा कि जब भी आपको टू डायमेंशंस के अंदर किसी भी चीज को सॉल्व करना है, whenever you want to solve anything in two dimension, आप सबसे पहले क्या करें, आप सबसे पहले टाइम निकालें कि क्रॉसिंग के अंदर कितना टाइम लगेगा. एक जगह से दूसरी जगह अगर मुझे क्रॉस करना है तो हाउ मच टाइम वी हैव टू प्रिपेयर, हाउ मच टाइम इट विल टेक, एंड इन दैट सेम टाइम रिवर भी उसको आगे ले जाएगी. इन दैट सेम टाइम रिवर उसको आगे ले जाएगी. रिवर अगर उसको इस सेम टाइम में आगे ले जाती है तो भाई आपका जो यहाँ पर पर्टिकुलर अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ पर जो आपका पूरा का पूरा मोशन है वो आपको कैसे दिख रहा है, टू डायमेंशनल दिख रहा है. कैसा दिख रहा है, टू डायमेंशनल दिख रहा है. कल मैंने एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, ठीक है. मैंने बोला था अगर स्विमर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहता है, वो एकदम सीधा जाना चाहता है, तो ऑब्वियसली उसे किसी थीटा एंगल पे मूव करना पड़ेगा. ठीक है, जैसा आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, ये थीटा एंगल की वैल्यू कितनी होगी हमें ये पता लगाना है. ये थीटा एंगल की वैल्यू कितनी होगी, वी हैव टू कैलकुलेट दैट. सो कल मैंने इसका होमवर्क एज एन होमवर्क आपको ये क्वेश्चन दिया था, और मैंने बोला था कि आज की क्लास में मैं आपसे पूछूंगा कि कितने बजे इसको सोच के आए हैं. तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, रेज योर हैंड्स. इस क्वेश्चन के लिए आंसर कितने बच्चे दे सकते हैं. भाई स्विमर चाहता है कि वो सीधा ही जाए, तो ऑब्वियसली उसे किसी थीटा एंगल पे जाना पड़ेगा. पिछली क्लास में ऋतिक ने हमें आंसर दे दिया था, आज की क्लास में बताएंगे यस. कितने बच्चे इसको सॉल्व करके लाए हैं. यस एवरीवन. नोबडी. बहुत ही बढ़िया. देखिए हम जानते हैं कि जब भी किसी भी पार्टिकल का मोशन किसी भी डायरेक्शन में हो तो उसकी एक रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ पर निकल के आती है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखी है. देखो, दिस इज द व्हाट डू वी से, रिजल्टेंट वेलोसिटी. ठीक है, रिजल्टेंट वेलोसिटी है ये मेरे पास. अब इस रिजल्टेंट वेलोसिटी को वर्टिकल होने के लिए यहाँ पर वेक्टर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देने चाहिए. आप खुद सोचो, ये जो वीएस है या जो वेलोसिटी ऑफ स्विमर है, ये कैंसिल कर देना चाहिए किसको, वीआर को. दैट मींस वीआर जो कि वेलोसिटी ऑफ रिवर है, उस रिवर की वेलोसिटी को ये वीएस कैंसिल आउट कर देना चाहिए. तभी जाके जो वेलोसिटी बचेगी वो प्योरली वर्टिकल बचेगी. ठीक है, जो वेलोसिटी बचेगी वो सिर्फ और सिर्फ आगे की डायरेक्शन में बचेगी. तो हम यही चीज करेंगे. क्या करेंगे हम यहाँ पर, हम क्या करते हैं, ये लिखते हैं दैट इन ऑर्डर ऐसे लिखेंगे, the swimmer's resultant velocity should be vertical if the horizontal components cancel each other out. If the horizontal components cancel each other out, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर दे तो जो भी वेलोसिटी बचेगी वो वर्टिकल बचेगी. दैट मींस पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में आगे निकल जाएगा. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालने के लिए मैं यहाँ पर देखता हूँ, दिस इज 90 माइनस थीटा.
एंड जो कंपोनेंट इधर आया वो आया vs sin थीटा, ये हमने वेक्टर में सीखा था। कुछ नहीं करना, इस vs sin थीटा को vr से इक्वेट कर देना है। तो यहां बनेगा vs sin थीटा बराबर vr, और यहां से मेरे पास sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी vr बाय vs, एंड यहां से थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं sin इनवर्स vr बाय vs। खत्म बात। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पर किस तरीके से थीटा एंगल को अपन को कैलकुलेट करना है। इफ वी वांट टू कैलकुलेट द थीटा एंगल, हाउ डू वी कैलकुलेट इट? हम किसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटीज देखेंगे। भाई अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें तो जो भी वेलोसिटी बचेगी वो वर्टिकल बचेगी, और वर्टिकल वेलोसिटी इसको ठीक सामने ले जाएगी। हमने बस उन वेलोसिटीज को इक्वेट करके कैंसिल आउट कर दिया और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। इस तरीके से भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप बताइए पार्टिकल किस डायरेक्शन में चलेगा ताकि रिजल्टेंट वेलोसिटी एकदम स्ट्रेट हो जाए। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस भी हमें करने आने चाहिए। बताइए भाई सबको क्लियर है कि नहीं? यस एवरीवन? यस फास्ट? इसी में बेसिक न्यूमेरिकल कर लेते हैं फिर, ये तो थ्योरेटिकल सवाल था। लेट अस डू वन न्यूमेरिकल। द न्यूमेरिकल इज, दिस इज द रिवर, ये रहा रिवर मेरे पास। इस रिवर में द रिजल्टेंट वेलोसिटी इज दिस, this is the resultant velocity. I didn't get that. Could you try again? This is the resultant velocity. ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? ये रही स्विमर की वेलोसिटी, ये लो स्विमर की वेलोसिटी दिखा दी vs। This angle is 30 degree and this is the velocity of the river, which is equal to 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर बहुत ज्यादा हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ स्विमर so that the resultant remains exact straight। इस तरीके से बताइए कि जो रिजल्टेंट है वो एकदम स्ट्रेट रहे। ठीक है, एग्जैक्ट सेम सवाल। कोई मुझे आंसर बता सकता है क्या? एनीवन हु कैन गिव द आंसर? तो मुझे आंसर बता सकता है? सेम मेथड है जो भी अभी किया थोड़ी देर पहले। यस यस एवरीवन, सेम मेथड है। कंपोनेंट निकालिए, एक दूसरे को कैंसिल करवा दीजिए, आपकी वैल्यू निकल आएगी। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस 30। हम निकालेंगे vs sin 30 इज इक्वल टू vr। सो vs sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 2। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 इज इक्वल टू 2। तो vs की वैल्यू आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। मतलब स्विमर को कितनी वेलोसिटी से चलना पड़ेगा? 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलना पड़ेगा ताकि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो एकदम स्ट्रेट हो जाए, ताकि जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो एग्जैक्टली क्या हो जाए? स्ट्रेट। एंड जो पार्टिकल है वो एक जगह से दूसरी जगह स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता हुआ पहुंच जाए एंड मिनिमम डिस्टेंस को ट्रैवल करे। बताइए ये चीज क्लियर है कि नहीं? फास्ट बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चंस। क्यों करवा रहा हूं? बहुत ज्यादा। मान लेते हैं that the particle is having initially u velocity and the case is of uniform motion। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं cases of uniform motion। ठीक है, particle is having initially u velocity। ठीक है, the initial velocity of the particle is given as this। so the initial velocity
of the particle is u vector which is ux I cap plus uy j cap. जानते हैं कोई भी वेक्टर को आई कैप जे कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मैं अगर इसको डायग्रामेटिकली आपको शो करने की कोशिश करूं तो मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाऊंगा लाइक दिस। यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर ग्राफ व्हाट इज हैपनिंग। ये देखिए ध्यान से, ये बनाया मैंने एरोज एंड इस ग्राफ के अंदर अगर मेरे को इसकी वेलोसिटी को डिनोट करना होगा तो मैं ये इस तरीके से वेलोसिटी को डिनोट कर दूंगा। इस वेलोसिटी को मैं नाम दूंगा यू वेक्टर। इसका अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखा तो वो आएगा ux और इसका अगर वर्टिकल कंपोनेंट देखा तो क्या आएगा uy। पार्टिकल का मोशन कैसे होगा तो ये लो मैं पार्टिकल का मोशन भी यहाँ ब्लू लाइन से दिखा देता हूँ। इस तरीके से पार्टिकल का मोशन हो रहा होगा। हमसे अगर पूछ लिया जाए कि यार ये बताओ इस पर्टिकुलर पार्टिकल का डिस्टेंस आफ्टर टी टाइम कितना होगा, कितना इसने डिस्टेंस चल लिया, कितना डिस्प्लेसमेंट चल लिया, अगर हमसे ये पूछ लिया जाए तो मैं लिखता हूं द डिस्प्लेसमेंट after t time can be determined by equations of motion। हम t टाइम के बाद जो भी टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसको निकालने के लिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करेंगे। हम x एक्सिस को अलग से सॉल्व करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस विल बी इक्वल टू स्पीड इन x एक्सिस इनटू टाइम एंड सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट ऑफ y एक्सिस निकालने के लिए स्पीड इन y एक्सिस इनटू टाइम कर देंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी द पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर इसी डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर बनाना हो तो क्या करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी इज इक्वल टू sx I कैप प्लस sy j कैप। अब इन दोनों की वैल्यूज पुट कर दी तो ये बना ux t I कैप प्लस uy t j कैप and this is known as the s vector। this is known as the s vector। इसको क्या कहते हैं, s वेक्टर कहते हैं। अगर इस s वेक्टर को और अच्छे से रिप्रेजेंट करना हो तो मैं क्या बोलूंगा, इसको लिखूंगा ux I कैप प्लस uy j कैप into t और we can say that this s vector is equal to initial velocity vector into time। तो देख रहे हो ये वही चीज है, बस वेक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है। वही चीज है जो हम पहले पढ़ते थे, पिछले चैप्टर में पढ़ते थे। ठीक है, स्पीड को मल्टीप्लाई करिए टाइम से, डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। बट ये जो चीज कैलकुलेट की है ये एग्जैक्टली सेम ही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद रखना है इस चीज के बारे में। बताइए सबको ये बात क्लियर है कि नहीं है? Yes everyone, only 4 students, 5। ठीक है, जब भी हमसे वेक्टर के फॉर्म में पूछ लिया जाए कि 2D मोशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो वेक्टर के फॉर्म में 2D मोशन को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका रहेगा, आप इनिशियली वेलोसिटी देख लीजिए। जो भी वेलोसिटी वेक्टर है उसको टाइम से मल्टीप्लाई करोगे। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो डिस्टेंसेस निकल आएंगे। ठीक है, मान लो अगर यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तब क्या करना है। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो इन दैट पर्टिकुलर केस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिखता हूं केस नंबर 2, ऐसे लिखा केस नंबर 2, इसमें एरो डाल के लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन लिखूंगा। क्या लिखूंगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। भाई जो एक्सेलरेशन है वो खुद चेंज नहीं कर रहा है, एक्सेलरेशन की वैल्यू खुद क्या है, कांस्टेंट है। दिस इज द केस नंबर 2। अब इस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की अगर बात की जाए, ध्यान से देखिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की अगर बात की जाए तो इन दिस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन let us say that the particle moves with u velocity, particle moves with u which is ux I cap plus uy j cap। पार्टिकल इतनी वेलोसिटी से मूव करता है, ux I cap plus uy j cap। ठीक है, ये चीज अपन को समझ में आती है, कॉमा एंड
it is having some acceleration also. It is having acceleration a is equal to ax I cap plus ay j cap. अब ऑब्वियसली ना यहाँ पर वेलोसिटी इसकी दो अलग अलग डायरेक्शन में हो सकती है, तो एक्सेलरेशन भी दो अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है। दो अलग अलग डायरेक्शन में वेलोसिटी अगर हो सकती है तो दो अलग अलग डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी हो सकता है। हमसे अगर पूछ लिया जाए कि डिस्प्लेसमेंट बताइए आफ्टर टी टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टी टाइम कैन बी डिटरमाइंड, displacement after t time can be determined by equations of motion। x डायरेक्शन को अलग से सॉल्व कर देंगे, जैसे कि ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। ये मैंने क्या किया, ये मैंने किया है डिस्प्लेसमेंट निकाला कौन सी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन। एंड सिमिलरली ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे अपन y डायरेक्शन में, विच इज uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। बेटा है तो दोनों सेम चीज। अगर देखा जाए यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होता है और कोई फर्क नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अपन डिस्प्लेसमेंट जो निकालेंगे वो अपन एक्सेलरेशन की हेल्प से निकालेंगे, एंड यूनिफॉर्म मोशन में जो अपन एक्सेलरेशन जो भी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे वो जीरो एक्सेलरेशन के साथ निकालेंगे। ये दो केसेस हैं जिन केसेस पे क्वेश्चन सबसे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये कुछ केसेस हैं जिन केसेस के बेस पे हमसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ पार्टिकल starts from origin with velocity u is equal to 2i cap plus 4j cap and moves with a constant acceleration, moves with a constant acceleration, moves with a constant acceleration, a is equal to 2j cap meter per second, a is equal to 2j cap meter per second, full stop। Calculate the net displacement after 10 seconds। 10 सेकंड के बाद नेट डिस्प्लेसमेंट अपन कैलकुलेट किया जा रहा है। ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस अलग कर दो, वाई एक्सिस अलग कर दो, तो एक्स एक्सिस के सारे पैरामीटर्स को एक तरफ लिख दूंगा मैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्स एक्सिस, इसके पैरामीटर्स क्या है, ux इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन का जीरो है क्योंकि देखो एक्सेलरेशन में सिर्फ जे कैप लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन में सिर्फ जे कैप लिखा हुआ है, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है ही नहीं। और टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकेंड्स। सिमिलरली y डायरेक्शन की बात करेंगे तो y एक्सिस uy इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, ay इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे एक्स एक्सिस का भी y एक्सिस का भी। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स एक्सिस निकालेंगे तो ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर, ये रखा। ऐसे डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन निकाला, uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। अब x एक्सिस में तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो इसको कर दो जीरो। यहां से आ गया sx इज इक्वल टू 2 इंटू 10, आंसर आ गया 20 मीटर्स, एंड sy इज इक्वल टू 4 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर 100। तो यहां से आ गया 140 मीटर्स और यहां से आ गया 20 मीटर्स। एक्स एक्सिस के लिए भी निकाल लिया, वाई एक्सिस के लिए भी निकाल लिया। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लेंगे तो ये बनेगा 20 आई कैप प्लस 140 जे कैप। नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला जाता है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट के लिए इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 20 का स्क्वायर प्लस 140 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा।
अरे बेटा ध्यान से देखो, दोबारा से क्या मैंने करवाया, किस तरीके से लॉजिक करना है। हमने देखा इनिशियल वेलोसिटी इसकी दे रखी है 2i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। इसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होने के कारण हम इसको 2j कैप मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। 2j कैप का मतलब क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन है इन दी वाई एक्सिस, इन दी वाई एक्सिस। कैलकुलेट करके बताइए नेट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 सेकंड्स कितना होगा, 10 सेकंड बाद इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे बाय कंसीडरिंग द मोशन एज यूनिफॉर्म, क्योंकि जो भी एक्सेलरेशन है वो वाई एक्सिस में प्रोवाइडेड है, एक्स एक्सिस में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जब एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सेलरेशन डायरेक्ट स्पीड इनटू टाइम से निकल आता है, 20 आंसर आ जाता है। वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन होने के कारण हमने क्या किया, वाई एक्सिस के अंदर डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट किया बाय यूजिंग दी एक्सेलरेशन आल्सो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाया और 140 आई। जब ये कैलकुलेट हो गया तो फिर नेट डिस्प्लेसमेंट अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट करते हैं बाय कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बाय कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके नेट डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट कर लिया जाता है। ठीक है, सभी लोग बताएं कि ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यस, हैंड रेज करके बिफोर एंड देखिए क्वेश्चन इज दिस, इफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड full stop and acceleration vector is equal to -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या -5 नहीं लेंगे इसको -1 लेंगे, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -1 भी किस में, आई कैप में। फुल स्टॉप, कैलकुलेट द पोजीशन of the particle after 5 seconds if the particle starts from origin। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। क्वेश्चन के पीछे लॉजिक मैं आपको समझा देता हूं, बाकी करना तो आपको ही। सबसे पहले वाई एक्सिस को देखो, वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 3 मीटर पर सेकेंड। वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन कितना, 0। वाई एक्सिस में टाइम कितना, 5 सेकेंड। डायरेक्टली स्पीड इनटू टाइम करेंगे और sy की वैल्यू आ जाएगी, तो 3 into 5 which is 15 meters। वाई डायरेक्शन को सॉल्व करना बहुत ही आसान था, लेकिन जब अपन एक्स डायरेक्शन को देखते हैं, एक्स डायरेक्शन में देखिए इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज -1। अरे भाई -1 का मतलब क्या है कि 2 सेकंड बाद तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, उसके बाद ये उल्टा चलने लगेगा। खुद सोचो, यहां से ये चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, पहले सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकेंड, फिर अगले सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 0, लेकिन एक्सेलरेशन तो अभी भी लग रहा है पीछे की डायरेक्शन में, तो अब ये उल्टा चलने लगेगा। फिर 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो जाएगी, फिर 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो जाएगी, और फिर 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो जाएगी। तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से निकलेगा, अब आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कोशिश करेंगे इसको घर पे ट्राई करने की। आज की क्लास सबको क्लियर हुई है तो एक बार लास्टली हैंड रेज कर दो, फिर